अमित शाह ने अंबेडकर पर जो बयान दिया उसके बाद तो नेता समाज में खलबली सी मच जाती है। हर एक नेता अपने आप को दलितों का हितैषी बताना स्टार्ट कर देता है। आखिर क्यों हर एक नेता अंबेडकर के नाम पर लड्डू खाने को बेताब है? और अमित शाह के बयान का असली मतलब क्या था? और क्या अमित शाह अपने बयान पे माफी मांगेंगे या राहुल गांधी अंबेडकर के नाम पे अपना प्रधानमंत्री बनने का सपना सच करेंगे? और क्या दलितों के लिए अंबेडकर ही मात्र एक मुद्दा है? दलितों की वर्तमान स्थिति क्या है, उनकी राजनीतिक स्थिति क्या है, इन्हीं बिंदुओं पे आज मैं अपने विचार रखूंगा। और मेरे विचार और आपके विचार समान है तो कृपया मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, क्योंकि मेरा यह कहना है कि जो व्यक्ति सामने वाला मुझे सोचने पे मजबूर कर रहा है वो ना सोच के मैं अपना भला सोचूं। इन्हीं बिंदुओं पे हम लोग चर्चा करेंगे। और अगर हम अपने देश को सर्वश्रेष्ठ बनाना चाहते हैं तो हम सामने वाले का हित न सोच करके हम स्वयं का हित सोचे और अपने देश का हित सोचे, अपने समाज का हित सोचे। मैं इस विश्लेषण में आपको यह बताने का पूरा प्रयास करूंगा कि जो लोग दलितों के हितैषी बन रहे हैं वो दलितों के हितैषी नहीं है, वो स्वयं के हितैषी हैं। 17 दिसंबर को अमित शाह ने जो बयान दिया था वह यह था। मान्यवर, अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है ना? सुनिए तो। अमित शाह का इतना कहना था कि हर एक नेता अपने आप को दलितों का हितैषी बताना स्टार्ट कर देता है और ये सारे नेता केवल और केवल मात्र नाटक कर रहे हैं। नाटक में वो क्या पात्र निभा रहे हैं, क्या बयान दे रहे हैं, वो आप सुनिए। श्री अमित शाह द्वारा संसद में भारतीय संविधान के मूल निर्माता व दलितों एवं अन्य उपेक्षित वर्गों के पूजनीय भगवान व मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है तो उससे बाबा साहब की गरिमा व अस्तित्व को काफी ठेस पहुंची है। इससे एक प्रकार से उनका अपमान हुआ है, ऐसा हमारी पार्टी का ये मानना है, जिससे अब पूरे देश में इनके अनुयायियों में जबरदस्त गुस्सा व आक्रोश व्याप्त है और ये इनके कहे गए शब्द इनको जल्दी ही वापस ले लेने चाहिए तथा इसके लिए इनको पश्चाताप भी जरूर करना चाहिए, तो ये बेहतर होगा। वरना इनके अनुयायी इस घटना को कभी भी भुला नहीं पाएंगे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी पिछड़े, दलित, वंचित, शोषित और जमीन पर रहने वाले लोग, गरीबों के भगवान हैं और भगवान की तरह उन्हें हमेशा सम्मान किया, भगवान की तरह पूछते हैं। आज भी गाँव आप जाएंगे तो उनके कैलेंडर होंगे। अंबेडकर जी के खिलाफ है, उनकी विचारधारा के खिलाफ है। इनका पूरा का पूरा काम अंबेडकर जी ने जो किया और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको खत्म करने का है। क्या मांग पूरा देश जानता है वो हमला ही है। तो गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि उस पे आपकी मांग क्या है? गृह मंत्री ने तो सफाई भी दी ऐसे। अच्छी बात है, उन्होंने दी और देनी चाहिए उनको। अगर उनको ऐसा लगता है कि उनकी बात को तोड़ मोड़ के पेश किया तो उनको सफाई देनी चाहिए, क्योंकि ये अम्बेडकरवादियों पे भावनाओं के साथ एक बहुत बड़ा जो है ठेस पहुंची है। लेकिन मैं स्पष्ट करूं, आज वो समय नहीं रहा कि आप हमारे महापुरुषों के बारे में कुछ कहोगे और कुछ नहीं होगा। आज अगर आप हमारे महापुरुषों के बारे में कुछ कहोगे तो इसका जवाब जो है वो विरोध के रूप में आपको झेलना पड़ेगा। अच्छा हुआ गृह मंत्री जी ने अपनी बात को लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन सच ये है कि मैंने हाउस में डिबेट। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि ये नेता नाटक कर रहे हैं? ऐसा जानने के लिए आपको पहले दलितों की स्थिति को जानना होगा, उनकी सामाजिक स्थिति को जानना होगा, उनकी राजनीतिक स्थिति को जानना होगा, तब आप समझ पाएंगे कि ये नेता मात्र एक नाटक कर रहे हैं। क्योंकि नाटक में केवल और केवल ये बातें कर रहे हैं, काम कुछ भी नहीं करते हैं। अगर काम करते तो दलितों की स्थिति आज ये ना होती। सबसे पहले हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि पूरे भारत में दलित कितने हैं। पूरे भारत में 20 करोड़ दलित हैं, जिसमें कि 5 करोड़ शहर में रहते हैं और 15 करोड़ गांव में दलित रहते हैं। और इनका परसेंटेज क्या है ये पूरे भारत में यह है कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार कुल दलितों की आबादी का 16.6 हिस्सा है, और जिसमें कि पंजाब में कुल 32% है, यूपी में 21% है, पंजाब में 11% है, बिहार में 8% है और तमिलनाडु में 7% दलित है।
और इस आधार पर देखा जाए तो दलित भारत में एक अच्छी खासी संख्या में है। अगर आप दलितों की स्थिति का अंदाजा लगाना चाहते हैं तो अपने मोहल्ले के दलित बस्तियों को देखिए और भारत के 6 लाख गांव के दक्षिण में जाके देखिए जहां पे दलित बसते हैं, उनकी स्थिति क्या है, उनकी सामाजिक स्थिति क्या है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज़ादी के 75 साल भी दलितों की स्थिति क्या है। इसी जनसंख्या के आधार पर लोकसभा में 543 सीटों में से 84 सीटें एससी के लिए रिजर्व की गई हैं। 2024 में जो बीजेपी है वह जीतती है 29 सीटें और कांग्रेस जीतती है 20 सीटें, जबकि 2019 में यही बीजेपी 46 सीटें जीतती है और कांग्रेस मात्र 6 सीट जीतती है। तो क्या यही दोनों पार्टियां दलितों की असली पार्टी है? क्या भारत में प्योर दलित पार्टी नहीं है? जी नहीं मित्रों, भारत में प्योर दलित पार्टी भी है और जिसका नाम है बहुजन समाज पार्टी, और इसकी मुखिया है बहन मायावती। सॉरी, बहन मायावती नहीं, महारानी मायावती। उनको मैं महारानी मायावती क्यों कह रहा हूं, आगे आप वीडियो में जानेंगे। बीएसपी की स्थापना माननीय कांसीराम जी ने किया, जो कि दलितों के हितों की बात करे, जो दलितों के अधिकारों की बात करे, और इसके जो प्रमुख प्रेरणा स्रोत थे वह थे भगवान गौतम बुद्ध, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा फूले, नारायण गुरु, छत्रपति साहू जी महाराज थे। और बीएसपी का मेन उद्देश्य यह था कि जो सवर्ण वर्ग, जो उच्च वर्ग है, जो धनिक वर्ग है, जो दलितों का शोषण कर रहे हैं, उनसे आज़ादी दिलाई जाए। लेकिन उनसे आज़ादी तो नहीं दिलाई गई, उनके साथ में हो लिया गया। यह मैं आगे आपको बताता हूं। बीएसपी की स्थापना के साथ में ही कांसीराम जी ने जो शिक्षित दलित है उनको जोड़ना स्टार्ट कर दिया। तो उनको पता चलता है मायावती जी के बारे में, जो कि सिविल की तैयारी कर रही थी, और 1977 में कांसीराम जी मायावती के घर पे जाते हैं और कहते हैं, मैं आपको एक दिन इतना बड़ा नेता बना दूंगा कि एक नहीं आईएसओ की कतार आपकी आदेश को मानने के लिए तैयार हो जाएंगे। और कांसीराम अपनी इस बात को साकार भी करते हैं। 1989 में मायावती बिजनौर से सांसद बनती हैं और पूरे 8000 वोटों से जीतती हैं। उसके बाद 1995 में मायावती पहली बार सबसे कम उम्र की उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनती हैं। इसके बाद मायावती 4 कार्यकाल के लिए मुख्यमंत्री बनती हैं। जो दूसरा कार्यकाल है उनका 21 मार्च 1997 से 20 दिसंबर 1997 तक रहा। तीसरा कार्यकाल उनका 3 मई 2002 से 26 अगस्त 2003 तक रहा, और चौथा कार्यकाल 13 मई 2007 से 2012 तक रहा। इसमें उन्होंने बहुजन समाज पार्टी ने एक गजब का नारा दिया। उन्होंने नारा यह दिया, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, जिससे उन्होंने 37% ब्राह्मणों का वोट प्राप्त किया, एक गजब की सोशल इंजीनियरिंग की, और 80% दलितों का वोट प्राप्त किया था, और जिससे बहन मायावती मुख्यमंत्री बनी थी। लेकिन मित्रों, ये वही मायावती है जिन्होंने नारा दिया था, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, और ब्राह्मणों को पानी पी पी के गाली दिया था, सवर्णों को पानी पी पी के गाली दिया था, और उस सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से इन्होंने ब्राह्मणों के वोट को लिया। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इनके जो महासचिव हैं उनका नाम है सतीश चंद्र मिश्रा। एक ब्राह्मण को उन्होंने अपना महासचिव बनाया। क्या ये दलितों को बेवकूफ़ नहीं बना रही हैं? क्या बहुजन समाज पार्टी की जो मुख्य विचारधारा थी कि सवर्णों से दलितों को बचाया जाए, और उसी विचारधारा से वह समझौता कर लेती हैं, और वह बीएसपी के मेन विचारधारा से समझौता कर लेती हैं, क्या वह दलितों को बेवकूफ़ नहीं बना रही हैं? जो व्यक्ति अपनी विचारधारा और जो संगठन अपनी विचारधारा से समझौता कर लेता है वह धीरे धीरे खत्म हो जाता है, और इसका ज्वलंत उदाहरण है आज की बीएसपी। सन 2007 और 2008 में मायावती ने 26 करोड़ का टैक्स दिया, और इस समय उनकी कुल संपत्ति आंकी गई थी 111 करोड़ रुपए। मित्र, ये एक बात मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि मायावती कौन सी कॉर्पोरेट कंपनी चलाती हैं, कौन सी फैक्ट्री चलाती हैं, या कौन सा ऐसा काम करती है जिससे उन्होंने इतनी बड़ी आय अर्जित की, और यही आय उनके गले का फंदा आज तक बनी हुई है। आय से ज़्यादा संपत्ति पर उनके ऊपर केसेस चल रहे हैं, ये आप सभी लोग भी जानते हैं। मायावती एक बड़े प्रदेश का 4 बार मुख्यमंत्री रही, लेकिन उन्होंने अपने पार्टी का विस्तार नहीं किया। अपने मुख्यमंत्री रहते हुए भी उन्होंने किसी अन्य राज्य में मुख्यमंत्री नहीं बनाया। क्या यह दलितों की राजनीति के साथ धोखा नहीं हुआ था? मायावती को महारानी कहने का मेन मकसद ये था कि मायावती अपने आप को एक महारानी की तरह ट्रीट करती हैं, और वह केवल एक पन्ने का बयान लाती हैं, सोशल मीडिया टीवी पे आती हैं, अपने बयान को पढ़ती है और फरमान जारी करती हैं, और अपने महल में चली जाती हैं।
आजकल के सभी नेताओं को दलितों के घर पे जाने का, खाने का, उनके दुख में भाग लेने का होड़ सी मची हुई है। लेकिन क्या आपने कभी यह देखा है कि बहन मायावती किसी दलित के घर में गई हो और उन्होंने खाना खाया हो, उसके सुख दुख में उन्होंने भाग लिया हो? ऐसा कोई अगर आपके पास वीडियो है तो कृपया आप लोग मुझे शेयर करिए। और दलित राजनीति में दूसरे जो सबसे बड़े नेता हैं वह है जगजीवन राम, जो कि जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, इन तीनों के मंत्रिमंडल में रहे। तो लेकिन यह एक मात्र लॉलीपॉप की तरह थे कि वह कांग्रेस अपना वोट अगर दलितों को चाहती थी तो इसीलिए उनको मंत्रिमंडल में रखा हुआ था। इसके अलावा जो तीसरे जो बड़े नेता थे वह थे दामोदर संजीवा, जो कि 11 जनवरी 1960 से 12 मार्च 1962 तक आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। और सबसे बड़ी बात जो रही कि 1997 और 2017 में रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति बनाए गए। एक कांग्रेस का राष्ट्रपति था और एक भाजपा का राष्ट्रपति था, ये दोनों राष्ट्रपति थे। लेकिन क्या इन्होंने दलितों के बारे में कभी बात किया? रामनाथ कोविंद के समय में हाथरस की घटना हुई, क्या कोई एक बयान हो रामनाथ कोविंद का जो इसके बारे में दिया हो? या उनके कार्यकाल में जितने भी दलितों पे शोषण हुए या अत्याचार हुए उसके बारे में कोई बयान हो तो आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दलितों की राजनीतिक स्थिति खराब होने का सबसे बड़ा कारण यह है कि जो बड़ी पार्टियां हैं वह दलित नेताओं को एज ए लॉलीपॉप यूज करती हैं। वह दलितों के वोटों को लेने के लिए केवल उनको अपनी मंत्रिमंडल में रखती हैं या उनको जैसे भी यूज करना होता है वो यूज करती हैं। और जो दलित नेता हैं एक बार जो सत्ता पा जाते हैं तो वो सत्ता से चिपके रहते हैं, चाहे वो कांग्रेस से जाकर जुड़े, चाहे वो भाजपा से जाकर जुड़े, चाहे अपनी विचारधारा से खोकर जुड़े, लेकिन वो सत्ता में जुड़े रहना चाहते हैं। और दलित नेताओं की सबसे बड़ी जो कमजोरी यह रही है कि वह अपने आप को एक बार जीत जाने के बाद, पैसा हो जाने के बाद अपने आप को समर्थ समझते हैं और जो दलित हैं उनको दलित ही समझते हैं। और वो ना तो दलितों के हितों के बारे में बात करते हैं, ना तो दलितों के अधिकार के बारे में बात करते हैं, और ना ही उनके सुख दुख में वो भाग लेते हैं। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, चाहे मायावती हो, रामविलास पासवान हो, जीतनराम मांझी हो, और ऐसे भी जो भी दलित नेता हैं आप देख सकते हैं कि वह दलितों के साथ में किस प्रकार का व्यवहार करते हैं। और अगर इस प्रकार के आपके दलित नेता हैं तो इसका दुष्परिणाम भी आपको भुगतना पड़ता है। और इसके दुष्परिणाम दो हैं जिसमें कि आपकी स्थिति बहुत ही डामाडोल है। पहली है शिक्षा और दूसरा है स्वास्थ्य। शिक्षा एक ऐसी चीज है जो आपको तार्किक बनाती है, जो आपको सबल बनाती है, जो आपको विचारों से सबल बनाती है, वह है शिक्षा। शिक्षा एक ऐसी सरनी का दूध है जो पी लेता है वह सबल बन जाता है। और अगर प्राइमरी एजुकेशन की बात की जाए तो प्राइमरी एजुकेशन में आप प्राइमरी स्कूलों की हालत दे सकते हैं। जो गवर्नमेंट के प्राइमरी स्कूल हैं उनकी आप हालत दे सकते हैं और उसमें कितने दलित बच्चे पढ़ते हैं वो भी आप जाकर के पता कर सकते हैं। उच्च शिक्षा में तो और भी बुरा हाल है। जब आपका प्राइमरी एजुकेशन ही ठीक नहीं रहेगा तो हायर एजुकेशन में आप कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कैसे एडमिशन ले सकते हैं? आपको 1000 आरक्षण दिया जाए लेकिन फिर भी अगर आपका नींव मजबूत नहीं है तो फिर कैसे आप शिक्षा ग्रहण करेंगे? और जब आप उच्च शिक्षा ग्रहण नहीं करेंगे तो कितना भी आपको आरक्षण मिले आप उसका फायदा नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि अगर आपको नौकरी करना है तो एक अच्छी शिक्षा होना, आपको कुशल होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, नहीं तो आप मजदूर वर्ग में ही रहेंगे। अगर हम इस प्रकार की शिक्षा प्राप्त करेंगे तो हम केवल एक मजदूर रहेंगे और वो मजदूर जब बीमार पड़ेगा तो वो कहाँ जाएगा? सरकारी हॉस्पिटल में जाएगा। सरकारी हॉस्पिटल में तो स्थिति आप देख ही रहे हैं कितनी डवाडोल स्थिति है, कैसी व्यवस्थाएं चल रही हैं, दवाओं की व्यवस्था क्या है, डॉक्टरों की व्यवस्था क्या है, भीड़ कितनी है, यह सारी चीज़ें आप देख रहे हैं। और हम एक ऐसे समाज की तैयारी कर रहे हैं जो सत्ता के फेंके गए टुकड़ों पे पलने को तैयार है, जो कि सत्ता में जो लोग आसीन हैं वो लोग फ्री की योजनाएं दे रहे हैं और 1000 और 1500 में आपकी जमीन को खरीद रहे हैं, आपकी ईमानदारी को खरीद रहे हैं और आपके सारी सुविधाओं को खरीद रहे हैं। और इस प्रकार की फ्री योजनाओं पे पलने वाले, दूसरों के टुकड़ों पे पलने वाली बुद्धहीन जनता अपना और अपने समाज का विकास नहीं कर सकती है। अब हम आते हैं वर्तमान परिस्थिति में। कांग्रेस वाले अंबेडकर बयान को लेकर इतने कावले बावले क्यों हुए जा रहे हैं? उसका प्रमुख कारण यह है कि 2024 में बीजेपी ने एक नारा दिया था 400 के पार, लेकिन बीजेपी के सांसद अनंत हेगड़े ने यह कहा था कि 400 के पार अगर हम लोग आते हैं तो संविधान को बदल देते हैं। इतना कहना था कि राहुल गांधी संविधान की कॉपी को लेकर के हर एक मंच से यह कहना चालू कर दिया कि बीजेपी वाले संविधान को बदलना चाहते हैं और यह एक इमोशनल मुद्दा था और इसका उनको बहुत बड़ा फायदा हुआ।
2019 की अपेक्षा जो 53 सांसद थे वह बढ़ करके अब 93 हो गए। जो परसेंटेज जो दलितों का 28% उनके पास था वह बढ़ करके 46% हो जाता है। और इसी मुद्दे को लेकर के वो जो राज्यों में जो चुनाव हुए थे, जिसमें कि झारखंड, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर थे, इस मुद्दे को वो भुनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां पे ये फेल हो जाते हैं। कुल 554 सीटें जो हैं उसमें से केवल मात्र उनको 74 सीटें मिलती हैं। यानी उनके संविधान बदलने का जो जुमला था, जो संविधान बदलने का जो उन्होंने स्ट्रेटेजी अपनाई थी, वो फेल हो जाती है। तो उन्हें अब एक नई स्ट्रेटेजी चाहिए, एक नया जुमला चाहिए, तो वह है अंबेडकर का मुद्दा। मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि पूरे 75 साल कांग्रेस की सरकार रही, फिर भी दलितों की स्थिति आज भी यही है। और रही बात अमित शाह की, अमित शाह के बयान का तात्पर्य यह था कि कांग्रेस केवल अंबेडकर का नाम यूज करती है, दलितों के और दलितों के हितों के बारे में वह कुछ भी नहीं सोचती है। बस इतना ही उनका कहने का तात्पर्य था। लेकिन कांग्रेस वालों ने अमित शाह के बयान को अंबेडकर के अपमान से जोड़ दिया। और ये वही कांग्रेस है जो कि अडानी और अंबानी को पानी पी पी के गालियां देती है, और इन्हीं के मुख्यमंत्री अडानी और अंबानी को इन्वेस्टमेंट के लिए बुलाते हैं। तो जो लोग धनी लोगों को, अमीर लोगों को डे बाय डे बढ़ाने का प्रयास करने वाले हैं, क्या वो दलितों का भला सोच सकते हैं क्या? तो कांग्रेस की इस नीति को हर एक दलित भाई को समझना चाहिए। और रही बात बीजेपी की, तो बीजेपी के लोग दलितों को केवल 500 राशन और 1500 रुपए पे जिंदा रखने वाले लोग हैं। वो यही समझते हैं कि ये लोगों को बस यही जरूरत है, इसके अलावा कोई जरूरत नहीं है। क्या दलितों का ईमान और जमीर एक फ्री राशन और 1500 रुपए पर बिकने वाला है? मित्र, अगर बिकने वाला है तो यह व्यवस्था अब बदलनी चाहिए। अब दलितों को अपनी शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में सोचना चाहिए। उसके लिए आपको आके सड़कों पर संघर्ष करना चाहिए, न कि अंबेडकर के नाम पे, आरक्षण के नाम पे या किसी और अन्य इमोशनल मुद्दों पे करना चाहिए। आपको अच्छी शिक्षा की जरूरत है, आपको अच्छे स्वास्थ्य की जरूरत है, आपको अच्छी बुनियादी सुविधाओं की जरूरत है। अगर आप अपने बच्चों का और अपना भविष्य उज्जवल करना चाहते हैं तो इमोशनल मुद्दों पे नहीं, बेसिक मुद्दों पे आके सड़कों पे आप संघर्ष कीजिए। क्योंकि लोकतंत्र है वह जनता के बारे में है, जनता के लिए है।